हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आपका 24 फरवरी को है ना, 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि 24 फरवरी को कॉपी कैसे लिखना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है और क्लास 10th और क्लास 12th है ना, दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने क्लास 12th हिंदी में या फिर क्लास 10th हिंदी में। तो दोस्तों, इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो टिप्स मिलेंगी जो आपको कहीं और टिप्स नहीं मिल सकती है ना। तो 24 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल डीप में बात करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है और किन चीजों को आपको इग्नोर करना है, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम हिंदी की कॉपी लिखना सीखने वाले हैं। तो ये हमारा आपका पेपर कोड होने वाला है, इसे आप देख लेते हैं। 302 AZ 2024 का जो है ये क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है एंड आपको पैटर्न बताऊंगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना है ना। एंड यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी लिखने का सही तरीका कुछ इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको निर्देश होते हैं ना, आपने हिंदी में निर्देश तो आप जानते ही होंगे है ना, सारे के सारे कितने नंबर में पेपर आएगा और कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या निर्देश होते हैं है ना, वो सारा कुछ आप जानते होंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ये जो आप मार्जिन यानी हाशिया कहते हैं इस हिंदी में ना, जो हाशिए छोड़ते हैं वो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों तरफ छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने इंग्लिश की कॉपी लिखवाई थी, इंग्लिश की कॉपी जब आपको बता रहा था लिखना है ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक ही तरफ हाशिए छोड़ना है, एक ही तरफ मार्जिन छोड़ना है, दोनों तरफ कहीं नहीं छोड़ना है। क्योंकि आज तक ऐसी कोई कॉपी ही नहीं बनी है जिसमें कि आपको दोनों तरफ मार्जिन मिले है ना, एक तरफ ही मार्जिन मिलता है। और मार्जिन करते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा गैप हो गया है, आपको थोड़ा कम गैप रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कितना कम गैप है इनमें है ना, इसी तरह से आपको यहाँ पर गैप रखना था। तो यहाँ पर हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, आपको जो है कम से कम गैप रखना होगा इनके दोनों लाइनों के बीच में है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका खंड होता है ना, खंड क, खंड ख, इस तरह से होते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको करना क्या है, आपको ब्लैक स्केच पेन लेकर जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अलाउ होता है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप इस मिथ में मत रहना कि ये अलाउ नहीं होता है, बिल्कुल अलाउ होता है। कोई भी आपको मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप ब्लैक स्केच पेन का यूज करेंगे तो है ना। तो आपको ब्लैक स्केच पेन लेकर जाना है। किस लिए लेकर जाना है, जो आपका खंड होता है ना, खंड क, खंड ख है ना, उन्हें आपको डालने के लिए आपको स्केच पेन लेकर के जाना है। लेकिन ब्लैक स्केच पेन अलाउ होता है, कलरफुल पेन अलाउ नहीं होगा है ना। तो ध्यान देंगे, ब्लू और ब्लैक दो अलाउ हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको खंड का इस तरह से डाल देना है ना, और ये आप जो डिजाइन बनाना चाहते हो बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जितनी ज्यादा अच्छी कॉपी लिखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है कुछ इस तरह से, और आपको ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से क्या फायदा होता है, देखिए अब जो आपने प्रश्नोत्तर संख्या लिखी है ना, वो हाईलाइट हो गया एकदम से है ना, अंडरलाइन करने के बाद है ना। तो इसलिए हम जो है हाईलाइट करते हैं जिससे कि हम जो भी लिख रहे हैं वो इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं जिससे कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 और नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो होता है हमारा खंड का, उसमें हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं है ना, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और खंड क में जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है उसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 होगा उसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये एक्चुअल में क्लास 12th की कॉपी है, लेकिन आपको क्लास 10th के स्टूडेंट है फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है पेपर डिफरेंट होता है, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका तो सेम ही रहेगा ना। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप दोनों लोग वीडियो देख सकते हो। काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो का लिखते हैं और उसका सही आंसर लिख देते हैं ना, वो ऑप्शन को मेंशन नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको का लिखना है, लेकिन उसका कौन सा ऑप्शन राइट है ऑप्शन को भी मेंशन करना है, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना होता है ना। देखिए, का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बिल्कुल सही तरीका है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड
खा का जो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, प्रथम कहानी, इस तरह से लिखना है। गा का ऑप्शन 3rd राइट है, जयशंकर प्रसाद। घा का ऑप्शन 3rd राइट है, हरिशंकर परसाई की, है ना। एंड इसके बाद जो अंग नंबर है उसमें आपका 3rd ऑप्शन राइट है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ओके, इस तरह से आपको लिखना रहता है। देखिए कितने साफ राइटिंग में और कितने अच्छे तरह से सुसज्जित तरीके से कॉपी को लिखा गया है। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आप फुल ऑफ फुल मार्क्स ला पाएंगे अपनी क्लास 12th हिंदी में या फिर क्लास 10th हिंदी में, है ना। अब आप देखेंगे ये हमारा खंड का पहला प्रश्नोत्तर संख्या हो गया। अब हम बढ़ते हैं जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 होता है ना उसकी ओर। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, अब इसमें भी हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना। देखिए जो आपका हिंदी गद्य का विकास होता है और पद का विकास होता है, उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे का ऑप्शन 3rd राइट है, जयशंकर प्रसाद की, है ना। एंड जो आपका खा नंबर, अब मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वरना मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, है ना। अब देखिए खा नंबर जो आपका क्वेश्चन है 3rd, इसका 3rd ऑप्शन राइट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। क्वेश्चन नंबर गा का हमारा 3rd ऑप्शन राइट है, प्रयोगवादी शाखा की, है ना, इस तरह से। एंड घा वाले जो है उसका पहला राइट है ऑप्शन, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, है ना। एंड जो आपका अंग नंबर है उसका पहला ऑप्शन राइट है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इस तरह से आपको जो है ये करना रहता है। देखिए इस तरह से अगर आप अपनी कॉपी में आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आप फुल ऑफ फुल मार्क्स लाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए खंड का हमारा जो है खंड का ही चल रहा है एंड इसका जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर आ गए, है ना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 होता है और इसमें जो है हमसे एक गद्यांश दे देंगे और उसको रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। तो ये गद्यांश करने का सही तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, जैसे कि आप जानते हैं संकेत आपको लिखना है। देखिए संकेत और हिंट, है ना। इंग्लिश में मैंने आप बताया था आपको कि पैसेज आएगा तो आपको हिंट लिखना है एंड हिंदी में आपका जो गद्यांश आता है या पद्यांश आता है तो आपको संकेत जरूर डालना है ना। संकेत डालेंगे तो काफी अच्छी लगती है कॉपी। देखिए संकेत, रमणीयता और इस तरह से आप डॉट डॉट लगा देंगे और माध्यम है, इस तरह से 2 शब्द शुरू के लिख देंगे, 2 लास्ट के लिख देंगे, बीच में डॉट डॉट लगा देंगे, ये आपका संकेत हो जाता है। बिल्कुल सही तरीका है। ओके, एंड इसके बाद आपसे जो है गद्यांश से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने होंगे, जिसमें कि पहला होता है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, है ना। तो देखिए शीर्षक यानी पाठ का नाम क्या है, आधुनिक भाषा और आधुनिकता, है ना। और लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, है ना। इस तरह से आपको करना रहता है। ये दोनों चीजें हो गई। एंड इसके बाद जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में लेखक ने इस बात में क्या कहा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है उसको आंसर हमें लिखना है। देखिए 3rd नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने हम इस बात पर बल दिया है कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह से आपको आंसर कर देना है एंड सफिशिएंट आंसर करना है, आपको बिल्कुल लंबा नहीं खींचना है ना। देखिए चौथा नंबर हमने आंसर लिया है, लेखक ने भाषा समूची युग चेतना को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माना है। इस तरह से आपको राइट आंसर कर देना है। एंड इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन 5th नंबर पूछते हैं जो कि है रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। ये तो जरूर आता है, हर पद्यांश और गद्यांश में पूछा ही जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको करना क्या है, देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट व्याख्या लिखेंगे और करना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमको हिंट दे देनी है। हिंट देने से क्या फायदा होता है, एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको हिंट दे देना है। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमने रेखांकित अंश सबसे पहले बता दी कहाँ से कहाँ तक है, रमणीयता से है और डॉट डॉट लगा दिया, नहीं होती, है ना, इस तरह से। एंड इसके बाद आपको व्याख्या डालना है एंड यहाँ पर व्याख्या कर देनी है जो भी आपकी है ना। आप देख सकते हैं इस तरह से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल सही तरीका है, इसे कोई फेल नहीं कर सकता, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाएगा, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसमें भी हमने संकेत डाला है। देखिए ये हमारा जो है पद्यांश होता है। मैंने आपको बोला जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 होगा उसमें गद्यांश पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर जो संख्या 4 होगा उसमें पद्यांश पूछा जाएगा। तो पद्यांश से रिलेटेड आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको संकेत डालना है, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश। ओके, अब देखिए संकेत हमने डाल दिया, कहते आते थे डॉट 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 लगाकर सेवार्थ ने घेरा, इस तरह से आपको लिख देना है। एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं आपको क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरह से करने हैं। करना क्या है, पहले नंबर में आपको डालना है शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप, और जो आपका रचयिता है, रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त, है ना। इस तरह से आपको कर देना है। एंड इसके बाद जो भी राइट आंसर है इसके वो आपको कर देना है ना। मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं बन मैं आपको दिखाता, लेकिन राइट अप्रोच आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर करने की, है ना। इस तरह से अगर आप कॉपी लिखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो अपनी क्लास 12th हिंदी में, है ना। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को सही से आंसर करना रहेगा।
एंड यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कई बार क्या होता है, हमारे लिए जो पद्यांश या गद्यांश मिलता है उसमें दो दो रेखांकित अंश होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखांकित अंश है, फिर बीच में आपको छोड़ करके फिर आगे रेखांकित अंश है, ऐसा होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम और द्वितीय रेखांकित अंश, है ना। तो आप देखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, लेकिन हमें करना क्या है, उससे पहले हमें हिंट दे देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन हमारे पैसेज में तो हमारे जो पद्यांश है उसमें 2 रेखांकित अंश है, तो हमें करना क्या है, पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, प्रथम रेखांकित अंश डालेंगे एंड इसके बाद जो भी रेखांकित अंश है उसे आपको लिख देना है, कहते आते ... भले ही, इस तरह से, है ना। फिर इसकी व्याख्या कर देनी है जो भी है, फिर आगे बढ़ना है एंड आपका जो रेखांकित अंश दूसरा था, है ना, आपका द्वितीय रेखांकित अंश था, उसको भी आपको बता देना है कि परामर्श न ... या बाधा, इस तरह से यहाँ तक है ना, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है द्वितीय वाला। अब यहाँ पर आपको व्याख्या कर देनी है जो भी इसमें है ना, इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। तो ये सबसे राइट अप्रोच है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास गद्यांश या पद्यांश 2 रेखांकित अंश में आए तो आपको कुछ इस तरह से करना रहेगा, ओके। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 होता है उसमें आपसे साहित्यिक परिचय पूछेंगे, है ना, जीवन परिचय पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे जीवन परिचय आते हैं, तो उसमें आपको करना क्या रहता है, देखिए क और ख करके आता है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, जिसमें कि हम दूसरा नंबर जीवन परिचय या साहित्य परिचय करना चाहते हैं, जो कि है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, देखिए ये सबसे बढ़िया तरीका होता है जीवन परिचय को करने का। संक्षिप्त परिचय डालेंगे, है ना, उसके बाद एक बॉक्स बना देंगे, ब्लैक स्केच पेन मैंने इसीलिए बोला था ले जाने के लिए, ये देखिए हाईलाइट होता है हर चीज, है ना। तो आपको करना क्या है, ब्लैक स्केच पेन से एक बॉक्स बना लेना है ना, और उसमें आपको करना क्या है, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, ये सारी चीजें आपको मेंशन कर देनी है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा ये फायदा होगा कि एग्जामिनर को आगे ज्यादा जो जीवन परिचय है उस पर गौर नहीं करना होगा, क्योंकि आपने सारी चीजें यहीं पर बता दी। देखिए जन्म बता दिए कब हुआ था, जन्म स्थान बता दिए कहाँ पर जन्म हुआ था, माता का नाम बता दिए क्या नाम था, और पिता का नाम बता दिए क्या नाम था, शिक्षा कहाँ पर की थी, शैली क्या थी, रचनाएं क्या थी, मृत्यु कब हो गई थी, है ना। तो वो सारी चीजें आपने यहीं पर बता दी, तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स तो यहीं पर दे देगा, आगे उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपने सारी चीजें सही सही यहीं पर लिख दी, तो वो ऑब्वियसली पूरे मार्क्स यहीं पर देकर चले जाएगा, है ना। तो यही फायदा होता है कि जो आपको संक्षिप्त परिचय में ये बॉक्स जरूर बनाना है, फ्लो चार्ट कहते हैं इसे, और ये फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जो स्टूडेंट्स इसे नहीं बनाएगा उसके मार्क्स कट होंगे, यानी कि उसे पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, और जो स्टूडेंट्स इसे बना देता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी मार्क्स की हाई रहती है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपको बनाना ही बनाना है, एंड ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही बनाना है, आगे आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए आगे आपको लिखना क्या है। क्लास 10th और क्लास 12th में ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि हमें जीवन परिचय करना है कि साहित्यिक परिचय करना है ना। तो ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो क्लास 10th होते हैं ना, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय करना रहता है, लेकिन जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जीवन परिचय तो करना ही है, साथ में साथ उन्हें साहित्यिक परिचय भी करना है। अब कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जीवन परिचय जिसका भी लिख रहे हैं आपको उनका क्या करना है, एक संक्षिप्त परिचय तो लिख ही देना है कुछ इस तरह से, है ना, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो। इसके बाद आपको करना क्या है, जीवन परिचय डालना है, हेडिंग, है ना। तो फ्रेंड जीवन परिचय डालने के बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया था सारी चीजें वही मेंशन कर देनी है और थ्योरेटिकल में लिख देना है कुछ इस तरह से, है ना। बस ये आपका जीवन परिचय हो जाता है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर होता है। जीवन परिचय में आपको ये बताना रहता है कि जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता के नाम क्या था, है ना, और रचनाएं, शैली क्या थी, वो सारी चीजें आपको बता देनी है। मृत्यु कब हुई थी, है ना, वो सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं, जीवन परिचय में आती हैं। लेकिन साहित्यिक परिचय में ये चीजें नहीं आएंगी। साहित्यिक परिचय में वो चीजें आएंगी जो कि उन्होंने साहित्य में किया है ना, जो कि उन्होंने अपने जीवन में किया है ना, बड़े बड़े पुरस्कार जीते हैं, या फिर जो साहित्य में उनका योगदान है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल उपन्यासकार, वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। इस तरह से आपको लिखना है। देखिए इसमें हमने क्या क्या मेंशन कर दिया। आप चाहें तो इन चीज़ों को ब्लैक से भी लिख सकते हो ना, ब्लैक पेन से। देखिए प्रख्यात निबंधकार भी थे, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार, है ना। तो इस तरह से जो काफ़ी चीज़ें थी इनके अंदर। तो वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे, इस तरह से लिख दिए। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इन्होंने जो है अभिनव भारतीय, है ना, तथा विश्व भारती जैसे ग्रंथों का संपादन किया। इस तरह से आपको लिख देना है। और ये साहित्यिक परिचय ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, ज़्यादा बड़ा मत
मत खींचना इसे। अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा आप उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख देंगे जीवन परिचय तो मार्क्स कट हो सकते हैं। आपको सफिशियंट लिखना है ना। तो साहित्यिक परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, साहित्य में जो किया है वो लिखेंगे एंड इसके बाद प्रमुख कीर्तियाँ लिखना है। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीवन परिचय लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी बना देंगे, लेकिन कीर्तियाँ या फिर जो रचनाएं वगैरह होती है वो लिखना ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका जीवन परिचय में 2 मार्क्स तो इसके ही होते हैं। देखिए जो आपका जीवन परिचय आता है या साहित्यिक परिचय आता है वो 5 मार्क्स का नहीं होता है। काफी स्टूडेंट समझते हैं 5 मार्क्स का होता है। आपका जीवन या साहित्यिक परिचय 3 मार्क्स का होता है, लेकिन 2 नंबर आपके किसके होते हैं, प्रमुख कीर्तियां या रचनाओं के होते हैं, है ना। तो देखिए प्रमुख कीर्तियां हेडिंग डालेंगे एंड इसके बाद जो भी कीर्तियां हैं, निबंध संग्रह क्या था, उपन्यास क्या था, आलोचना क्या थी, इतिहास क्या था, वो सारी चीजें आपको लिख देनी है ना। ये लिखना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर आपको इसके ही मिलने वाले हैं, है ना। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन होता है क्वेश्चन पेपर में कि 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का रचनाएं या कीर्तियां होती हैं। ओके, तो ये भी आपको आज पता लग गया होगा, है ना, एक नई चीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, उसमें हमने ख नंबर का जीवन परिचय करना चाहते हैं, साहित्यिक परिचय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन भी मेंशन कर देना है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 5 है ना, कवि का जीवन परिचय, उसमें हम ख नंबर कर रहे हैं, जिसमें कि दूसरा नंबर हम करना चाहते हैं महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, है ना। तो महादेवी वर्मा जी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, और संक्षिप्त परिचय तो लिखना ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपको करना क्या है, संक्षिप्त परिचय लिखना है और आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है ना। ब्लैक स्केच पेन से आपको एक बॉक्स बना देना है और उसमें आपको लिख देना है जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उपलब्धियां, कीर्तियां, मृत्यु, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है ना, इस तरह से। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हमारी सेकंड कॉपी स्टार्ट हो जाती है ना। आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बड़ी कॉपी मिलेगी, ज़्यादा पेज वाली मिलेगी, है ना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जीवन परिचय लिखना है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या सिर्फ फ्लो चार्ट बनाया है ना, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी लिखना है और साथ ही साथ कीर्तियाँ भी लिखना है। देखिए क्लास 12th में ऑब्वियसली आपकी स्पीड तो होनी चाहिए, है ना। स्पीड नहीं होगी तो इंग्लिश जो आपकी हिंदी है उसमें आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, है ना। तो हिंदी में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। अब देखिए इसमें हम महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कर रहे हैं उसमें हमने फ्लो चार्ट बनाया, फिर जीवन परिचय लिखा, इसके बाद हम साहित्यिक परिचय भी लिख रहे हैं, इसके बाद कीर्तियाँ भी लिख रहे हैं ना। तो स्पीड तो मायने रखती है ना, स्पीड होनी चाहिए आपकी। अब देखिए जीवन परिचय में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में जो भी आपने लिखा है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है और बिल्कुल अच्छे से आपको लिख देना है साफ हैंड राइटिंग में, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे एंड यहाँ पर जो भी इन्होंने साहित्य में किया है वो लिख देंगे, है ना। अब ये बार बार पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपने सीख गए होंगे कि किस तरह से हमने करना है। एंड इसके बाद कीर्तियाँ आपको करना रहता है। कीर्तियाँ में क्या क्या आएगा, देखिए 2 नंबर इसके ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखिए गद्य और काव्य में इनकी बहुत सारी कीर्तियाँ हैं तो आपको लिख देना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, है ना, इस तरह से आपको लिख देना है जो भी इनकी कीर्तियाँ हैं। एंड अगर आप इतना कर देते हो ना तो आपको 5 में से 5 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, कोई भी नहीं काट सकता आपके नंबर, है ना। 5 में से 5 पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए कहानी का सारांश होता है, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 होता है उसमें हमसे कहानी का सारांश पूछते हैं और इसमें भी जो है दो कहानी दे देंगे और आपसे कहेंगे किसी एक का सारांश लिखिए। तो हमने जो है बहादुर कहानी का सारांश लिखना चाहा, है ना। तो बहादुर कहानी का सारांश इस तरह से आपको लिख देना है और अंडरलाइन कर देना है और बढ़िया से स्केच पेन से हेडिंग बना देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जो आपका कहानी का सारांश होता है इसे लिखने का भी सही तरीका होता है, सही पैटर्न होता है ना। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बताना है कि ये कहानी किसने लिखी है और इसमें क्या क्या है ना। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार, है ना, की कहानी है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है, इस तरह से आपको लिख देना है। देखिए कितना सही तरीका है, आपने ये भी बता दिया किसने लिखी है और इस कहानी के जो है नाम क्या है और इसमें जो है कहानी में क्या बताया गया है वो हमने शॉर्ट में बता दिए सारा कुछ, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहादुर कहानी का सारांश लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो दे दनादन पेलते हुए चले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी आपकी कॉपी, है ना। साफ हैंड राइटिंग तभी लगती है जब आप उसे सुसज्जित तरीके से लिखते हो। अब यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा तरीका है। इसके बाद हमने क्या किया,
हमने हेडिंग बनाई, दिल बहादुर से बहादुर बनना है ना। अब आपने कहानी पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे कि बहादुर का नाम दिल बहादुर से बहादुर कैसे बना था, है ना। तो वही आपको लिखना है, यानी ये हमारी एक हेडिंग हो गई, मेन टॉपिक हो गया ये, दिल बहादुर से बहादुर कैसे बने थे, है ना। तो वो आपको बता देना है। दिल बहादुर 12 से 13 साल का एक पहाड़ी लड़का था, इस तरह से आपको बता देना है जो भी कुछ है ना। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने बता दिया कि दिल बहादुर से बहादुर कैसे बना था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी परिश्रम एवं हंसमुख बहादुर। इस तरह से आपको बना देना है। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन जरूर करना जिससे कि हाईलाइट हो जाए, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बारे में सारा कुछ बता देना है ना। एंड इसके बाद फिर हेडिंग बनाना है। देखिए ये तरीका होता है बिल्कुल अच्छा तरीका। हमने एक कहानी के सारांश में कम से कम 4 से 5 हेडिंग बनाई है और हेडिंग वाइज हमने जो है कहानी का सारांश लिखा है, और ये सबसे सही तरीका होता है, इसे कोई भी फेल नहीं कर सकता, है ना। देखिए यहाँ पर हमने किशोर की बदतमीजी, है ना, जो किशोर था वो बदतमीजी कर रहा था किससे, बहादुर के साथ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए किशोर की बदतमीजी क्या थी वो आपको बता देना है। एंड इसके बाद निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप, है ना, जो चोरी का आरोप लगाया गया था बहादुर पर, है ना। निर्मला के रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने जो है चोरी का आरोप लगा दिया था बहादुर के ऊपर, है ना। तो वो आपको बता देना है ऐसा क्यों किया था, कैसे क्या हुआ था, है ना। एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग है बहादुर का घर से भाग जाना। अब देखिए यहाँ पर जो है बहादुर घर से ही भाग गया था क्योंकि भाई कोई चीज़ होती है लिमिट से होती है ना। अब उसके ऊपर इतना जो है आरोप लगाया गया था, काफ़ी सारा कटु व्यवहार किया गया था एकदम से, है ना, जो दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। तो उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसने सोचा कि घर से भागना ही बेहतर है तो वो भाग गया था, है ना। फिर बाद में वो पछताते रह गए, है ना। सभी लोग बिल्कुल पछता रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया, उससे माफ़ी ही मांग लेते हैं ना। तो ऐसा होता है। अगर आपने इस कहानी को पढ़ लिया ना तो आपको ऑब्वियसली रोना आ जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल कहानी है ना। एंड यहाँ पर आप देखिए घर से क्यों भागा था बहादुर वो आपको बता देना है। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको कहानी का सारांश होता है ना उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, है ना, 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 की, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 7 हमारा स्टार्ट हो गया जिसमें कि हमसे खंड काव्य पूछा जाता है ना। अब यहाँ पर बात करें खंड काव्य, देखिए खंड काव्य जिलेवार होता है, काफ़ी जिले में अलग अलग तरीके से चलता है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है ना। तो हमारा जो रामपुर जिला है उसमें सत्य की जीत चलता है। सत्य की जीत द्रौपदी का चरित्र चित्रण, है ना, ये हमने जो है चूज किया है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे तो आपका जो खंड काव्य होता है उसमें से भी 2 क्वेश्चन होते हैं और आपको अथवा में करना होता है किसी एक को, है ना। तो हमने जो है सत्य की जीत द्रौपदी का चरित्र चित्रण ये हमने जो है सिलेक्ट किया है और इसे हम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका खंड काव्य होता है उसको करने का भी सही तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि वही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा, है ना। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देना है कि सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका हमारी कौन है, द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। क्योंकि हम भाई चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें जो है सत्य की जीत में खंड काव्य में जो प्रमुख नायिका है ना, मेन कैरेक्टर है वो द्रौपदी है और इसका जो है चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है हेडिंग वाइज करना है। देखिए हर चीज को हेडिंग वाइज करने में यही फायदा होता है, कॉपी देखने में अच्छी लगती है। अगर आप दे दनादन लिखते जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ना। तो आपको हेडिंग वाइज लिखना होता है ना, हेडिंग वाइज। अब देखिए हेडिंग आपकी फर्स्ट होगी निर्भीक एवं साहसी, है ना, निर्भीक एवं साहसी। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है कि खंड काव्य करने का सही तरीका क्या होता है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं खंड काव्य को करने का सही तरीका बाय आरबी कोचिंग क्लासेस, है ना, इस तरह से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हेडिंग हमारी है निर्भीक एवं साहसी। इसमें आपको लिख देना है कि द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी कैसे थी, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, है ना। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वाभिमानी, है ना, जो द्रौपदी थी वो स्वाभिमानी भी थी। तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है द्रौपदी स्वाभिमानी थी, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती थी। इस तरह से आपको इसे व्याख्या कर देनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी ओजस्विनी, है ना, द्रौपदी ओजस्विनी भी थी, है ना, ओजस्विनी स्त्री थी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर देना है, अच्छे से लिख देना है। एंड इसके बाद लज्जापूर्ण हेडिंग डालनी है ना, लज्जापूर्ण भी थी, द्रौपदी एक लज्जापूर्ण स्त्री है ना, इस तरह से आपको मेंशन कर देना है, अच्छे से लिख देना है। एंड इसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी होती है साध्वी, है ना, जो द्रौपदी थी वो साध्वी थी। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से बता देना है। तो ये तो हो गया हमारा खंड काव्य करने का सही तरीका। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको खंड काव्य के पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होगा, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो है खंड ख स्टार्ट हो जाता है ना, खंड ख, जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 है। और इसमें जो हम करने वाले हैं संस्कृत गद्यांश, है ना, जो हमारा का नंबर होता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का होता है संस्कृत गद्यांश।
का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, है ना। हमारे पास एक गद्यांश होगा संस्कृत में और उसका हमें हिंदी अनुवाद करना रहेगा। देखिए हिंदी में हमारे जो है गद्यांश पद्यांश भी आते हैं और संस्कृत में भी हमारे गद्यांश पद्यांश दोनों ही आएंगे, उनका हमें हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए संस्कृत गद्यांश का हमें हिंदी अनुवाद करना है। तो उससे पहले हमें करना क्या है, संकेत डालना है। संकेत में आपको जो भी पैसेज है, जो भी आपका गद्यांश है, उसे आपको लिख देना है। 2 शब्द शुरू के और 2 शब्द लास्ट के लिखकर बीच में डॉट डॉट लगा देंगे, है ना। तो देखिए हंसराज तस्य, इस तरह से डॉट डॉट लगाकर इत्याभाषत, है ना, इस तरह से आप लिख देंगे। ये सबसे सही तरीका होता है। संकेत जरूर लिखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद संदर्भ डालना है ना। संदर्भ में क्या लिखना होता है, ये कहाँ से लिया गया है ना, किस खंड से लिया गया है और नाम, पाठ का नाम क्या है ना, वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। इस तरह से आपको लिख देना है, ये सबसे सही तरीका होता है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा संदर्भ, है ना। अब बात करते हैं कि हिंदी अनुवाद कैसे करना है ना। तो हिंदी अनुवाद कैसे करना है, यहाँ पर आप देखेंगे। हिंदी अनुवाद के लिए आपको करना क्या है, हेडिंग डाल देना है हिंदी अनुवाद। इस तरह से आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। जो भी आपका पैसेज है उसका नॉर्मली आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, जैसे कि करते हैं। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे देखेंगे, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश दोनों होते हैं। तो खा नंबर में हमारा पद्यांश पूछा गया है और इसका भी हमें ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए भी हमें संकेत डालना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना होता है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है, आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपका जो भी हिंदी अनुवाद आपको करना है वो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन आपका पैटर्न यही रहना चाहिए, है ना। आप इस तरह से कॉपी को लिखोगे तो डेफिनेटली आप फुल मार्क्स लाओगे अपने क्लास 12 हिंदी में 24 फरवरी को, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 9 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मुहावरे पूछे जाते हैं ना। तो आपने यहाँ पर डाल दिया मुहावरा, है ना। इस तरह से आपको डाल देना है हेडिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने ब्लू पेन से डाला है, अगर ब्लैक से डालते तो और अच्छा लगता है ना, तो आप ब्लैक स्केच पेन से भी डाल सकते हो हेडिंग। इसके बाद आपने देखना है जो आप करना चाहते हो, ऑप्शन जो भी आप लिखेंगे, यानी कि दूसरा हम प्रश्न करना चाहते हैं, कान पर जू न रेंगना, इस तरह से, है ना। अनसुनी करना, अब वाक्य प्रयोग करना है, कुछ इस तरह से करना है। देखिए जो भी आपका वाक्य प्रयोग है, जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती है पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं देखते हैं। तो इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों पैटर्न ये होना चाहिए आपको कॉपी लिखने का, है ना। बिल्कुल सही तरीका यही है कॉपी लिखने का, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 हमारा स्टार्ट हो रहा है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 10, इसमें हमसे बोल रहे हैं कि अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आता है और ये नई चीज ऐड हुई थी प्रीवियस ईयर से ना। तो अब देखेंगे जो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 10 है उसमें अपठित गद्यांश आता है और ये गद्यांश आपकी बुक से नहीं होगा, है ना। अपठित, जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है, अपठित आपने पढ़ा ही नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, एक पैसेज मिल जाएगा आपको, 2 पैसेज मिलेंगे अथवा में, है ना। आपको कोई एक करना रहेगा, तो उस पैसेज को आपको पढ़ना है, उस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने, सिंपल। और ये आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए संकेत आपको इसमें भी डालना जरूरी है। देखिए आजकल दूरदर्शन डॉट 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 लगाकर सकता है, इस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद जो भी प्रश्नों के उत्तर पूछे कुछ इस तरह से आपको देने हैं ना। देखिए कुछ इस तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हम जो है ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, सब चीज़ों को। अब यहाँ पर आप समझदार हैं ही। प्रश्नोत्तर संख्या 11, प्रश्नोत्तर संख्या 11 में हमसे देखिए क्या पूछते हैं, शब्द युग्म पूछेंगे और एक शब्द के 2 अर्थ पूछेंगे और एक शब्द का चयन पूछेंगे। इस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए का नंबर हमारा है शब्द युग्म, हमने इस तरह से लिख दिया और ये सबसे बेस्ट पैटर्न है। इस तरह से आप लिखेंगे तो देखने में भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है कॉपी, है ना। तो आपको इसी तरह से जो है पैटर्न को फॉलो करना है, इसी तरह से आपको कॉपी लिखना है। देखिए बात और बात, है ना, ये क्या चीज़ है तो ये आपको बता देना है। पहला बात का मतलब है बातें और दूसरे बात का मतलब है हवा, है ना। इस तरह से आपको लिख देना है, ये सबसे सही तरीका होता है। एंड इसके बाद खा नंबर आपका है एक शब्द के 2 अर्थ, है ना, एक शब्द के 2 अर्थ। अब इसमें आपको बताना है कुल के 2 अर्थ बताइए, समस्त और वंश, इस तरह से आपको बता देना है। एंड इसके बाद ग नंबर है एक शब्द का चयन, है ना, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही कहलाएगा, है ना। इस तरह से आपको बता देना है। एंड इसके बाद जो आपका चौथा नंबर है, जो कि हमसे घ नंबर पूछ रहा है कि तीसरा और चौथा हमने किया है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तुम मुझसे मत बोलो, इस तरह से आपको करना है। और ये जो है सेंटेंस को सुधारने वाले होते हैं ना, ये कुछ गड़बड़ होगा तो इसे सुधार के लिखा है और ये 2 करने के लिए आते हैं, 4 दे देंगे और बोलेंगे 2 करी, है ना, इस तरह से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 12 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमसे बोलते हैं कि वीर रस है ना, जो आपके रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं ना, वही चीज़ें पूछेंगे यहाँ पर। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 में हमने क नंबर वीर रस को चुना है और इसे हम कर रहे हैं। देखिए जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होता है तो तब जो है वीर रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से आपने लिख दिया एंड इसका उदाहरण भी आपने लिख दिया। देखिए मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो इस तरह से आपको कर देना है, ये बिल्कुल सही तरीका है। आपको उदाहरण करना है और आपको जो है परिभाषा भी देना है, क्योंकि उदाहरण सहित बोलते हैं ना, उदाहरण सहित आपको लक्षण परिभाषाएं बतानी होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ख नंबर है उपमा अलंकार, यहाँ पर हमने ख नंबर में उपमा अलंकार को करा है। जहाँ किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या किसी वस्तु से गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरह से आपको करना है एंड आपको यहाँ पर उदाहरण भी देना है। एक हमने उदाहरण में लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला, है ना, इस तरह से आपको कर देना है। ये सबसे सही तरीका है। एंड देखिए हम कॉपी को ज़्यादा भर नहीं रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर जगह बची तो यहीं से स्टार्ट कर दिए, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो नया प्रश्न है नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे, या फिर आप इतनी जगह छोड़ भी सकते हो कॉपी में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉपी साफ लिखनी है, लेकिन ये बात आप दिमाग में घुसा लें अच्छे से, है ना। देखिए जो आपका ग नंबर है सोरठा छंद हमने करा है, यह दोहे के उल्टा होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपने लिख दिया, इसकी परिभाषा लक्षण है ना। अब यहाँ पर उदाहरण देना है। उदाहरण में आपने देखिए लिखा है जय ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करेवर बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। इस तरह से आपने कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कई स्टूडेंट मात्राएं लगाना भूल जाते हैं, लेकिन आपको मात्राएं जरूर लगानी है ना। इस तरह से आपको लगानी है, लघु है यानी दीर्घ है वो आपको लगाना है ना। इस तरह से मात्राएं लगानी जरूरी होती हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 13, प्रश्नोत्तर संख्या 13 में हमें आवेदन पत्र लिखना होता है ना, पत्र लेखन आता है और ये काफ़ी अच्छे नंबरों में आता है। इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें देखिए पत्र लेखन का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें करना है, यानी पत्र लेखन को करने का सही तरीका क्या होता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी पत्र कर रहे हैं उसको आपको हेडिंग वाइज बढ़िया करके डाल देना है। लिपिक के लिए आवेदन पत्र, है ना, इस तरह से। अब यही सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज वाराणसी, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है ना, जो भी विषय है। विषय हमारा है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, है ना। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है महोदय, है ना, यानी इसके लाइन के नीचे ही लिखना है महोदय। फिर एक लाइन आपको कॉमा लगाना है, इसके नीचे आपको लिखना है पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण नीचे दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। शैक्षणिक योग्यताएं कुछ इस तरह से आप बता दीजिए। फ्रेंड शैक्षणिक योग्यताओं में आपको क्या लिखना होता है, देखिए परीक्षा हाई स्कूल कब की थी, 2019 में की थी, श्रेणी क्या थी, प्रथम थी, बोर्ड कौन सा था, उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको जो है शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है। फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको लिखना है मेरी अध्यापक से आध्यात्मिक रुचि है, मैं पूर्ण रूप से इसका निर्वाह करूंगा तथा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दिनांक डाल देना है, भवदीय का आपको डालना है, नाम नहीं डालना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम कॉपी में नाम नहीं डालते हैं ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, इसके बाद आपको ये नेक्स्ट आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 है ना। निबंध लेखन जरूर आता है और सबसे बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। 9 नंबर में निबंध लेखन आता है, तो इसका सही तरीका जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। वो डायरेक्ट निबंध करने लगते हैं, जैसे कि 10th क्लास से पहले करते थे ना, वैसे करने लगते हैं। लेकिन अब आप 12th में आ चुके हो या फिर 10th में आ चुके हो, आपको सही तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, कौन सा निबंध करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी होते हैं, 4-5 निबंध होंगे। जो करना चाहते हो सबसे पहले उसे मेंशन करिए। 5th नंबर ऑप्शन हमारा है मेरा प्रिय कवि, इसे हम करना चाहते हैं। इस तरह से आपने हेडिंग डाल दिया। फिर आपको करना क्या है, रूपरेखा डालना है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स रूपरेखा ही नहीं डालते हैं, तो रूपरेखा जरूर डालना है। रूपरेखा डालेंगे, फिर इसके बाद आपको लिख देना है कि क्या क्या लिखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग तो सेम रहती है सभी प्रकार के निबंधों में, प्रस्तावना और उपसंहार, है ना, बीच में चेंज होता है। और 4 से 5 हेडिंग ही आपकी निबंध में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं होना चाहिए। देखिए पहला निबंध हमारा प्रस्तावना, पहली हेडिंग आपकी है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग है जन्म तथा परिचय, तीसरी हेडिंग है शिक्षा, चौथी हेडिंग है साहित्यिक जीवन, है ना, और चौथी 5वीं हेडिंग है उपसंहार, है ना। इस तरह से आपको करना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ती है
तो यहाँ पर आपको प्रस्तावना, अब जो भी हेडिंग आपने बनाई है उनके बारे में आपको व्याख्या कर देनी है। देखिए प्रस्तावना में आपको बता देना है मेरा प्रिय कवि कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। फिर जीवन, जन्म एवं परिचय आपको सारा कुछ बता देना है। जो भी आपने हेडिंगें बनाई हैं उनको सारा आपको मेंशन कर देना है, बिल्कुल अच्छे से बता देना है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका जो निबंध करने का, है ना। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको जब आपकी कॉपी एंड हो जाए, सारा कुछ आपने लिख दिया हो, फिर आपको करना क्या है, डबल लाइन स्केल ले जाना है, उससे डबल लाइन को खींच देना है। एंड इसके बाद आपको अनुक्रमांक डाल देना है, जो भी आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है ना। यहाँ पर मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है, लास्ट में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कॉपी जो है 2-3 पेजों में भरेगी तो हो सकता है कॉपी छूट जाए, है ना। क्योंकि आप जो है बांधते हैं या फिर स्टेपनर से पिन करते होंगे तो कॉपी का छूटने का डर रहता है ना, तो इसलिए आपको जो है ये अच्छे से रोल नंबर डालना है लास्ट में, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने 24 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है इसके ऊपर बिल्कुल डीप में बात करी है ना। वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको फॉलो करनी है, और वो भी सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको इग्नोर करनी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा इस वीडियो को, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है वो भी मिस्टेक्स करें अपने बोर्ड एग्जाम, है ना। तो उनका भला हो जाएगा, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उनके साथ तो वो भी सीख जाएंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, है ना, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है। लेकिन बात करें जो आपकी इंग्लिश की कॉपी है ना, इंग्लिश की अगर आपने नहीं देखा है इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। एंड बिल्कुल अच्छे से समझाया कि इंग्लिश की कॉपी में आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या इग्नोर करना है ना, वो सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपको फॉलो करेंगे तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में भी मैंने आपको वो सारी टिक्स टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप इन सारी टेक्निक्स को अपने बोर्ड एग्जाम हिंदी में, है ना, फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, मैं आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाने की सोच। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, है ना। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना, जिससे कि आप इन्हें जो नोट्स को निकलवा सकते हैं, या फिर आप इन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से कॉपी लिखनी है ना। या फिर आप अपने आप लिख भी सकते हैं, है ना। अपने आप लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, आरवी कोचिंग, है ना, आरवी कोचिंग क्लासेस, जो आपका आरवी कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। नहीं देना है ना, बिल्कुल भी आपको एक पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।